नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं विंध्य के ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हनुमान प्रसाद मिश्रा जी से, जो तेवथर तहसील के डुड़िया मिश्रान गांव के रहने वाले हैं। लगातार कई वर्षों से ये ज्योतिष के परामर्श देते रहे हैं और कई लोगों को इन्होंने अपने माध्यम से लाभान्वित किया है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हनुमान प्रसाद मिश्रा जी का। स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ में। धन्यवाद, आभार शुक्ला जी। मिश्रा जी, चूँकि आप ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं और वैदिक ज्योतिष के आप प्रकांड विद्वान हैं और लगातार कई वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं और कई लोगों को आप ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन में जो निराकरण होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, उनका निदान भी करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि ज्योतिष का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, और कुछ लोग इसको अंधविश्वास भी कहते हैं, तो आपका क्या है व्यू? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपके शब्दों का आदर करते हुए यही कहूँगा कि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। विद्वानों की संगति में रहकर ज्योतिष सीखने का प्रयत्न कर रहा हूँ और वहाँ यानी उस पथ पर चलते हुए ये बात पता चली कि ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और मुझे भी शुरू में यही लगता था, क्योंकि हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को मैकाले जी की कृपा के चलते कुछ यूं ही समझने लगे थे। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत दूर तक देख सकता है और इसीलिए आज भी इसका अस्तित्व है और ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, लोगों की आदत होती है कि अगर किसी चीज़ को नहीं जानते तो ये स्वीकारेंगे नहीं कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ, वो कह देंगे ये अंधविश्वास है। जिस व्यक्ति को 10 तक गिनती आती है वो यही मानेगा कि 10 तक गिनती है, असंख्य नहीं मानेगा। तो यही है कि जिनको नहीं पता है वो इसे अंधविश्वास मानते हैं। जिनको इसके माध्यम से बहुत लाभ मिला है और मिलता आ रहा है, वो इसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, इसको फॉलो करते हैं। मैं यही कहूँगा। और आगे सवाल क्या था, एक बार फिर से स्पष्ट कर दें अगर इसके अलावा। व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है? अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष को फॉलो करता है तो उसके जीवन में क्या आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं जी, सामान्य व्यक्ति की तुलना में? जी देखिए, इस उत्तर को देने से पहले ये बता दूं कि ज्योतिष भाग्य बताता है, ना कि बनाता है। आपको अगर कहीं जाने का रास्ता नहीं पता है और किसी से पूछ कर आप उस मंजिल तक जाएंगे, उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहेंगे, उस गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहेंगे, तो आप सहजता के साथ जा पाएंगे। आप यूँ मानिए कि अगर आपको रीवा से सतना जाना है और आपको रास्ते का सही से ज्ञान नहीं है, तो आप किसी से पूछ लीजिए, या फिर वर्तमान में गूगल मैप के सहारे आप जाते हैं, या किसी छोटे गांव में जाना है, आपको नहीं पता है, गूगल मैप के सहारे चले जाते हैं। तो जाना आपको है, पहुंचेंगे आप, लेकिन आपके रास्ते को सहज, सुगम और आसान बना रहा है गूगल मैप। तो वही ज्योतिष आपका जो मार्गदर्शन करता है, उस मार्गदर्शन के सहारे यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप सही जगह तक पहुंचते हैं। दूसरा उदाहरण आप यूँ समझिए कि कोई एक गाँव का व्यक्ति जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है, आपके यहाँ ज़िले की कोर्ट में आता है, उसको ये नहीं पता है कि हमारी ज़मीन विवाद में फंसी है, तो उसके लिए मैं कौन सा वकील करूँ, क्राइम का या सिविल का। तो वो जाता है, पूछता है, भटकता है, किसी कम जानकार वकील का सिलेक्शन करके बहुत दिनों तक परेशान रहता है। लेकिन अगर उसे कोई व्यक्ति बता दे कि अमुक व्यक्ति सिविल का वकील है और बहुत अच्छा वकील है, तो सीधे वहाँ तक पहुँचेगा, उसका समय बचेगा और बहुत संभव है कि अगर वो व्यक्ति सही है तो उसके पक्ष में फैसला आएगा। ज्योतिष का भी कुछ यही नियम है। हो सकता है कि ज्योतिष जैसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय के लिए ये उदाहरण बहुत सटीक ना हो, लेकिन सहजता से समझाने के लिए मुझे यही उचित लगा। तो ज्योतिष के मार्गदर्शन से लोगों का जीवन सहज होता है, वो अपनी इच्छित वस्तु को, अपनी मंजिल को सहजता के साथ अपने कर्म को करते हुए, ईमानदारी के साथ कर्म करते हुए उस मंजिल तक पहुँच जाते हैं। जी, क्योंकि आप वैदिक ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं और लोग ज्योतिष या कुंडली कई पद्धतियों से देखते हैं, कोई कृष्णमूर्ति पद्धति से, और कई पद्धतियां हैं। हाँ, लाल किताबों की ज्योतिष जी, कई पद्धतियां हैं, ज़्यादा उसका ज्ञान मुझे नहीं है, इसलिए मैं टेक्निकली रूप से ज़्यादा उन चीज़ों पे नहीं जा पाऊँगा। लेकिन कई पद्धतियों से देखते हैं और अपने अपने तरीके से निदान भी करते हैं।
आप भी चूंकि कई वर्षों से ज्योतिष परामर्श दे रहे हैं और वैदिक ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, आपकी खुद की यात्रा ज्योतिष की कहाँ से शुरू हुई और कब लगा कि हाँ मैं अब इतना सक्षम हो गया हूँ, ज्योतिष का मुझे इतना ज्ञान हो चुका है कि मैं लोगों को सही रास्ता दिखा सकता हूँ ज्योतिष के माध्यम से? जी, ये कई बार एक अपने हिंदी में एक कहावत है कि स्वयं की मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग की उम्मीद करनी चाहिए। तो जब खुद पर कोई चीज़ बीतती है तभी व्यक्ति उस पर पूर्ण विश्वास करता है। हम ज्योतिष पर सिर्फ थोड़ा सा विश्वास करते थे क्योंकि हमारे संस्कार में शामिल था, लेकिन जीवन में एक ऐसी घटना घटी और किसी ज्योतिषी के कुछ बताने से मैं उस संकट से मुक्ति पा सका। उस ज़माने में मैं सरस्वती शिशु मंदिर का प्रभारी प्रधानाचार्य हुआ करता था, तो उस समय से मुझे ज्योतिष में जिज्ञासा जगी। पिताजी पहले कुछ इस तरीके के काम किया करते थे, उनकी पुस्तकों को देखा, पढ़ा, समझा और इसके बाद मैं दिल्ली निकल गया कि मुझे ये लगा कि जो मैं सिखा रहा हूँ ठीक है, वो मार्केटिंग के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो लोग व्यवसायी थे जो वहाँ उनके प्रभार को संभाल रहे थे, उनके कॉल सेंटर वगैरह को। मेरा दिल नहीं माना तो फिर मैंने प्रॉपर तरीके से भारतीय विद्यावन में जाकर इसका ज्ञान लिया। और जब इसका कुछ ठीक ठाक, क्योंकि अभी ये असंख्य एक समुद्र की तरह है, एक दो बूंद का ज्ञान मुझे है, तो जब तक एक बूंद का था तब तक ये मैं भी इसे समझता था कि ये बढ़िया चमत्कार दिखा करके जो है खूब अच्छा धन कमाया जा सकता है, सम्मान। जब ज़्यादा ज्ञान बढ़ने लगा तो ये लगा कि नहीं, इसके माध्यम से लोगों का भला करना चाहिए और डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा ईगो वगैरह। क्योंकि कई बार विद्वता थोड़ा सा अहंकार देती है और विद्वता का अहंकार जो है विद्वान के पास अगर ना रहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कोशिश में लग गया कि इसके अहंकार से बचूं, और भी ज़्यादा पढ़ने लगा और आज भी खुद को विद्यार्थी मानते हुए ही जो भी बन पड़ता है लोगों के बारे में बताता हूं। उसको आप लोगों के शब्दों में मार्गदर्शन कह सकता हूं, पर मुझे लगता है कि मैं उनके सहयोग के लिए ये काम करता हूं। ये आपका बड़प्पन है कि आप ये कह रहे हैं कि अभी भी मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूँ ज्योतिष का, और सही भी बात है। कोई भी क्षेत्र हो उसकी कोई सीमा नहीं है, जितना आदमी अर्जित कर ले, और व्यक्ति हमेशा सीखता ही रहता है। चूँकि आप बहुत छोटी जगह से हैं, रीवा जिले के त्योंथर तहसील के डुड़िया मिश्रान गांव के रहने वाले। आपने बताया कि भारतीय विद्या भवन से आपने ज्योतिष का ज्ञान लिया और आज इतने सक्षम हो गए हैं कि लोगों को सही मार्गदर्शन ज्योतिष का दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि कई बड़े टेलीविज़न हैं जो जैसे संस्कार जैसे चैनलों में आपने धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर आते रहे हैं कई वर्षों से, और सहारा जैसे चैनल में आप ज्योतिष परामर्श देते हैं। तो ये यात्रा आपकी, जैसे आप इस छोटी जगह से और इतने बड़े बड़े चैनलों में आप आ रहे हैं, तो ये कड़ी कहाँ से जुड़ी आपकी? ये कड़ी का श्रेय मैं आपके विधा के लोगों को देना चाहूँगा। किसी पत्रकार मित्र का भला हो गया मेरे हाथों, और उन्होंने शुरुआत करवाई। एक चैनल आया करता था A to Z न्यूज़, एक बड़े पत्रकार हैं, जनसत्ता वगैरह में रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, उम्र में तो मेरे पिताजी से भी बड़े हैं, लेकिन जो है मैं उन्हें भाई साहब ही कहा करता था। उन्होंने एक बार कराया, इसके बाद 2-4 पत्रकार बंधुओं से परिचय हुआ और उन्होंने जगह देनी शुरू कर दी। और आप जैसा कि आपने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि संस्कार जैसे चैनल जो धार्मिक कार्यक्रमों के आइकॉन माने जाते हैं, उसमें तिथि त्यौहार पर एज एन एक्सपर्ट या मुहूर्त इत्यादि के लिए मुझे बुलाया जाता है। बहुत कम लोग हैं जो एज एन एक्सपर्ट इन चैनल्स में बुलाए जाते हैं। ईश्वर की कृपा से मैं उनमें आता हूं, और सहारा समय का जो है समय शास्त्र नामक कार्यक्रम जो है उसे भी देने का सौभाग्य मुझे मिलता रहता है परमात्मा की कृपा से। तो बस ये इसका श्रेय मैं आप जैसे पत्रकार बंधुओं को, भाइयों को देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक सही प्लेसमेंट दी। भगवान आप सबका भला करे। एक और महत्वपूर्ण बात है, ज्योतिष से संबंधित है। हमने कई ज्योतिषियों से संपर्क किया, कई ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं हमारे संपर्क में भी हैं, लेकिन हमने अगर उनसे कोई प्रश्न किया या अपनी कुंडली दिखाई तो उन्होंने हमेशा अमूमन ये जिक्र किया कि आपकी ग्रह दशा सही नहीं चल रही है, आपके गोचर सही नहीं है। तो ये ग्रह गोचर क्या है, ये वास्तव में हर कोई नहीं जानता इस बात को कि ग्रह क्या है, ग्रह दशा क्या है, गोचर क्या है, दशा, महादशा, अंतरदशा, ये क्या है, थोड़ा सा टेक्निकली। हालांकि ये इंटरव्यू हम एक लेमैन के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्दों पर नहीं जाएंगे, लेकिन दशा और गोचर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो समय में किस समय में कौन से घटनाक्रम होंगे इनका संकेत करते हैं। दशाएं जो है
सब हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती हैं, और जो गोचर हैं वो 12 राशियों में, यानी 12 राशियों में पूरी दुनिया को बांट दिया जाए तो 12 प्रकार के लोगों पर लागू होते हैं। दशाएं यदि किसी चीज़ का प्रॉमिस कर रही हैं कि आपको ये चीज़ प्राप्त हो सकती है या आपसे ये चीज़ छिन सकती है, और गोचर भी अगर उनकी पुष्टि कर दें तो उस समय में वो घटना हो जाया करती है। आप सहज शब्दों में यूँ मान लीजिए कि आपके किसी स्वजन ने कोई पैकेट कोरियर किया इंदौर से आपके रीवा के लिए। अब अगर डाकिया आप गोचर को मानिए और दशाओं को मान लीजिए कि वो व्यक्ति जिसने आपको कोई चीज़ कोरियर की है, तो अगर डाकिया बहुत ही एक्टिव है तो जिस दिन रीवा में पैकेट आया उसी दिन में आपको डिलीवरी कर सकता है, या किसी गांव गिराव में है तो उसी दिन डिलीवरी कर सकता है। लेकिन कुछ डाकिया ऐसे होते हैं कि आ गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं, हम हफ्ते भर में कभी भी पहुंचा देंगे। तो ऐसे ही अगर गोचर दशाओं के प्रॉमिस को गोचर एकदम से फॉलो करने लगे तो घटना बहुत जल्दी हो जाती है और जो है उसका प्रॉमिस फुलफिल हो जाता है। वहीं यदि गोचर सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तो घटना का जो फुलफिलमेंट है कुछ दिनों में होता है। यानी दोनों ही घटना को दर्शाती हैं, घटना के समय को दर्शाते हैं। दशाएं ये हैं कि वो ज़्यादा प्रोमिसेस को फुलफिल करवाती हैं, गोचर कई बार फल देते हैं और कई बार उनका फल निरर्थक भी हो जाया करता है या निष्फल भी हो जाया करता है। ये मैं इन दोनों के बारे में कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया और उदाहरण देकर ग्रह गोचर के बारे में हमारे दर्शकों को समझाया। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को फॉलो करता है, हमारे देश में अधिकतर लोग ज्योतिष को फॉलो करते हैं और ज्योतिष को एक विज्ञान मानते हैं कि ये एक साइंटिफिक रीजन भी है, और ये मानते हैं कि साइंस है ज्योतिष। और कुछ लोग हैं कि ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं। और हमारे देश में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर देश की बाहर की बात करें, हम विदेशों की बात करें, तो कई ऐसे देश हैं, अधिकतर देश अगर भारत को छोड़ दे तो मूलतः सभी देश ज्योतिष का फॉलो नहीं करते या ज्योतिष को नहीं मानते, लेकिन वो भी अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा सुखी हैं, हमसे ज़्यादा ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें टेक्निकली समझाएं। बिल्कुल। हालांकि इस प्रश्न से मिलते जुलते प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं, क्योंकि जो ज्योतिष नहीं मानता वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जो मैंने उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति एक सही वकील का चयन नहीं कर पाता, कुछ दिन लग जाते हैं उसको, वो भी अपने मुकदमे को जीतता है अगर सही है तो, और लेकिन समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि वो आया, पहले किसी ऐरे गहरे को पकड़ा, फिर जाकर उससे बेहतर मिला, फिर जाकर वो एक्सपर्ट तक पहुंचा। वहीं अगर उसको जो ज्योतिष को मानता है वो घटनाक्रम को अगर जान लेता है, क्योंकि ज्योतिष भाग्य बताता है ना कि बनाता है। बनाएंगे आपके कर्म। भाग्य सिर्फ दो ही व्यक्ति, या तो परमात्मा बना सकता है या तो आपके कर्म बना सकते हैं। ज्योतिष सिर्फ बता सकता है। अगर बना सकता होता तो मैं आज बहुत बड़े पद पर हो सकता, स्थापित होता, देश चला रहा होता। लेकिन मेरी डेस्टिनी में जो लिखा है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा ज्योतिषी नहीं दिला सकता है, बता सकता है। तो अगर आप सही ज्योतिषी के पास पहुँचे हैं तो सही मंजिल तक जल्दी पहुँच जाएंगे। जो नहीं मानते हैं वो देर से पहुँचेंगे, फ़र्क यही है। विदेशों में जो नहीं मानते हैं, देखिए कोई भी एक नियम है कि जो चीज़ जहाँ पैदा होती है, अगर कोई रोग वहाँ पैदा होता है, आचार्य चरक का कथन है, रोग जहाँ पैदा होगा वहीं उसकी औषधि पैदा होगी। तो अगर ये चीज़ यहाँ मान्यता है तो ये इन्हीं लोगों के लिए है। बहुत सारे गहने हैं, बहुत सारे पहनावे हैं जो शहर के लोग पहनते हैं, गांव में नहीं पहनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब यहाँ हमारी रोटियां खाई जाती, बहुत सारे देशों में रोटी नहीं, ब्रेड खाकर काम चलाते हैं। तो जो जहाँ है वो वहीं है, उसको उसी के लिए भगवान ने बनाया है। तो ज्योतिष से जो है या आध्यात्म से हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकता है कि एक नास्तिक आदमी भी प्राप्त कर सकता है, खूब धन कमा सकता है, लेकिन कितने चैन से है ये वही जानता है। तो जो आध्यात्म है, ज्योतिष है या कोई चीज़ है, सही मार्ग है, सद्मार्ग है, ये आपको सुख देते हैं। ईमानदारी से आप आगे बढ़ेंगे तो सुखी रहेंगे, संपन्न आप कैसे भी हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि विदेश वाले जो कर रहे हैं हम उन्हें फॉलो करें या ना करें, आपका निजी मत है, पर मेरे मन से आप भारत में पैदा हुए हैं तो भारत के संविधान, भारत के रूल रेगुलेशन, भारत के संस्कार, भारत की वैदिक विद्याओं, इनका सम्मान करेंगे तो ज़्यादा आनंद से रहेंगे। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंडली लोग कई पद्धतियों से देखते हैं और कई पद्धतियां भी हैं हमारे भारत में। आप कौन सी पद्धति को श्रेष्ठ मानते हैं और आप किस पद्धति से लोगों की कुंडली देखते हैं? जी, प्रश्न का उत्तर विवादित ना हो जाए इसलिए इसमें एक कुछ गोल मोल घुमाकर उत्तर देंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जिस विधा का जानकार है, जिसकी प्रैक्टिस करता है, उसको ही श्रेष्ठ मानेगा। पर सामान्यतः जो वैदिक ज्योतिष है, जो हमारे वेदों से में उल्लेखित है, वही सबकी जननी कही गई है।
बाकी किसी व्यक्ति की कितना उसमें सिद्धता है, वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है, आपको कितना सही बता रहा है, ये इसके लिए मैं वो एक डिटर्जेंट का स्लोगन है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप जाइए, उस व्यक्ति को पूछिए, आजमाइए, अगर सटीक है तो उस विधा को आप अच्छा मानते हुए उसका लाभ लीजिए। हमारे प्रमाण पत्र की इसमें ज़रूरत नहीं है, पर हाँ वैदिक ज्योतिष जो है ये एक उसकी जननी की तरह, माता की तरह मानी गई है। बाकी विद्याएं उसी से कहीं ना कहीं उसकी सब्स्टिट्यूट्स हैं या उसी से उत्पन्न मानी गई हैं। तो वैदिक को मैं ये कह सकता हूँ कि ये माँ है, श्रेष्ठ है या नहीं ये आपकी अनुभूति पर, आपके अनुभव पर निर्भर करेगा। एक और प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और हमने देखा है कि जब कोरोना अपने पीक में था और जब इसकी शुरुआत हुई थी, महामारी की शुरुआत हुई थी, तो कई ज्योतिषियों ने बड़े बड़े दावे ये किए और कईयों ने भविष्यवाणियाँ भी की कि ये इतने समय तक रहेगा, फिर विलुप्त हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। लेकिन कई जो बड़े जानकार थे ज्योतिष के, उनकी भविष्यवाणियाँ गलत भी हुई हैं और कोरोना बैक होकर आया है, फिर से पीक पर है और फिर से पूरा विश्व जूझ रहा है इस महामारी से। तो आपका क्या व्यू है ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, क्योंकि मेरे बहुत सारे बाइट्स या बयान इस पर आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे तो हम उनसे मुँह कर नहीं सकते। मैंने भी यही कहा था कि सितंबर 2020 के बाद ये धीरे धीरे कम होगा, लेकिन 2021 तक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 2021 में ज़्यादातर समय नीच का रहने वाला है। हालांकि फ़िलहाल वो कुंभ में चला गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जब तक वो मीन में नहीं जाता, हम कोरोना के जाने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप से ही मौजूद रहे, देश काल परिस्थिति, मौसम या उपद्रवियों का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, पर ये लगभग अप्रैल 2022 के बाद ही ये बहुत कम मात्रा में समाप्त होगा या नहीं ये नहीं कह सकता, क्योंकि कोई भी वायरस चाहे चेचक का हो, हैजा का हो, आया है तो गया नहीं, कभी न कभी वो अपनी उपस्थिति दर्शाता है। पर अप्रैल 2022 के बाद ये नियंत्रित हो जाना चाहिए, हम ऐसी उम्मीद ज्योतिष के माध्यम से करते हैं। एक और प्रश्न है, चूँकि आप ज्योतिष के बड़े जानकार हैं, प्रकांड विद्वान हैं, तो मैं थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए करना चाहूँगा कि मैं ये भी एक कहते हैं ना कि कुछ लोग प्रश्न कुंडली के माध्यम से वो करते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं। तो एक प्रिडिक्शन मैं भी आपसे लेना चाहता हूँ। अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और असम और बंगाल में, और शायद वोटिंग भी शुरू हो गए, कई चरण के मतदान भी हो चुके हैं, शायद एक चरण हो चुका है या 2 चरण, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं ये प्रेडिक्शन आपसे चाहता हूँ कि क्या परिणाम हो सकते हैं, ममता की सरकार बचेगी या बीजेपी वहाँ काबिज होगी या असम में फिर से बीजेपी रिपीट करेगी, क्या है आपका आकलन? जी देखिए, इसमें कुछ बोलना अतिवादिता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जब तक आप एक एक व्यक्ति की कुंडली ना देखें, एक एक सीट की ना देखें, ये उचित नहीं होगा। पर मुझे याद है कि नोएडा से एक चैनल के पत्रकार ने मुझे प्रश्न कुंडली पर इसका उत्तर जाना था, तो अब क्योंकि अभी मेरे पास कोई मेरी साजो सामान नहीं है, प्रश्न कुंडली में कैसे बनाऊं, तो मैंने ये कहा था कि दुष्प्रभाव लगना रही थी। दुष्प्रभाव का मतलब है कि कोई एक बहुत आर पार का निर्णय नज़र नहीं आ रहा था बंगाल के लिए। आसाम के लिए मैंने नहीं बताया है और उसका उत्तर अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी उसकी मैं कुंडली नहीं बना पाऊंगा। तो मुझे ये लगा कि बीजेपी की स्थिति वहाँ काफ़ी हद तक मजबूत दिख रही है। वो पता नहीं पूर्णता बहुमत में आ पाए या ना पाए, क्योंकि प्रश्न कुंडली से इसका कहना मैंने बताया कि अतिवादिता के अंतर्गत आ सकता है। पर मुझे बीजेपी की स्थिति वहाँ काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। आर पार कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब हो सकती है, ऐसा मैंने उन्हें बताया था। इसे भविष्यवाणी माने या ना माने आपकी निजी इच्छा पर निर्भर करता है, पर मैंने ऐसा कहा था, ये बात मैं यहाँ आपसे रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन समय आएगा और शायद आपकी भविष्यवाणी सच हो। अभी हमारी बात ज्योतिष के प्रकांड विद्वान जो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से लोगों की कुंडली देखते हैं और लगातार उसका निराकरण करते आए हैं, कई वर्षों से ये ज्योतिष के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं। संस्कार टीवी जो देश का एक बड़ा धार्मिक चैनल है, उसमें भी इनका एक कार्यक्रम आता है और लगातार कई वर्षों से आ रहा है। वही सहारा चैनल है, जो सहारा न्यूज़ चैनल है, देश का बड़ा चैनल हुआ करता था, आज भी है, उसमें भी ये ज्योतिष का परामर्श चैनल के माध्यम से लगातार एक एपिसोड के माध्यम से ये देते आ रहे हैं। और कई ऐसे बड़े, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, कई ऐसे लोगों की इन्होंने भविष्यवाणियाँ की हैं। उनका नाम मैं चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आज जो आपने भविष्यवाणियाँ की थी वो कहीं ना कहीं 100% खरी हुई हैं, सच साबित हुई हैं, जिससे
इनके बारे में लोगों की और आस्था जागृत हुई है और लगातार हम इनसे ज्योतिष के माध्यम से हम खुद अपने बारे में परामर्श लेते रहते हैं और लगातार आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से भी ये कई लोगों का ज्योतिष का निराकरण करें, उनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन इनके माध्यम से हो, ऐसी हमारी आशा और अपेक्षा है। आप हमारे चैनल में इतना महत्वपूर्ण समय दिए, उसके लिए हम आभारी हैं। आपका भी आभार कि आपने हमें हमारी बात रखने का अवसर दिया। आभार शुक्ला जी। समय समय पर हम इनसे रूबरू होते रहेंगे और ज्योतिष में जो अमूलचूल परिवर्तन होंगे विश्व में या हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में, हम समय समय पर इनसे सलाह लेते रहेंगे और जो भी निष्कर्ष आएगा वो हम जनता के सामने लाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।